हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद नाइट में उन दोनों ही क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एंड उसके बाद आपको मॉडल आंसर्स भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे के सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो आंसर्स आप लोग लिख रहे हैं इनको आप सबमिट कर सकते हैं पीयर इवेल्युएशन के लिए। कहाँ पर? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। ठीक है, और इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक आज के सेशन की बात है, हमने जीएस 1 से 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन हिस्ट्री से है और दूसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी से है। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। एंड हमेशा की तरह सबसे एंड में हम लोग एक लर्नर की आंसर शीट भी डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरह से आंसर्स लिखे जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक 15 मार्कर है। 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। एंड देखिए, ये क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया से। क्या पूछा गया है? दो इंडिया एज अ होल हैड बीन रूल्ड बाय सम एम्परर्स इन द पास्ट। हालांकि भारत में अतीत में कुछ सम्राटों का शासन रहा है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। इसके बाद क्या बोला गया है? इट वॉज ओनली इन द 19th सेंचुरी दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, राष्ट्रीय पहचान का जो कॉन्सेप्ट है, एंड नेशनल कॉन्शियसनेस, राष्ट्रीय चेतना की अवधारणा का उदय होता है। कब होता है? 19th सेंचुरी में। और इसको आपको एग्जामिन करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जहाँ तक रूल की बात है तो इंडिया एज ए होल, जरूरी नहीं कि ब्रिटिश लोग ही थे जिन्होंने रूल किया, उससे पहले भी काफ़ी एम्परर्स थे पास्ट में जिन्होंने पूरे इंडिया पे अपना शासन चलाया, रूल किया। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये जो अवधारणा होती है नेशन की, नेशनल आइडेंटिटी की, नेशनल कॉन्शियसनेस की, इसका एमरजेंस 19th सेंचुरी में होता है। ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, आप समझ पा रहे हैं। सबसे पहले आपको फोकस करना होगा कि वो कौन से एम्परर थे जिन्होंने पहले रूल किया था, लेकिन उनके टाइम पे इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये आपके आंसर में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। उसके बाद जो फोकस है इस क्वेश्चन का वो सेकंड पार्ट पे है। वो क्या है कि ये जो फीलिंग है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका एमरजेंस होता है 19th सेंचुरी में। तो क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये एमरजेंस होता है, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। इसके अलावा आपको इंट्रोडक्शन करना होगा, कंक्लूजन करना होगा। तो आई होप आप ये दोनों जो इंपॉर्टेंट इसके पार्ट्स हैं इसको समझ गए होंगे और इन्हीं को आपको एड्रेस करना होगा आपके आंसर में। तो क्या आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा? सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर फैक्टर्स बताइए और फिर कंक्लूड कीजिए। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि जो फर्स्ट पार्ट है वो कहाँ गया। तो देखिए, उससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपका इंट्रोडक्शन होगा। देखिए, अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें तो कुछ एम्परर्स थे जिन्होंने काफ़ी बड़ी टेरिटरी पे अपना रूल किया था, जैसे कि अशोका हो गए, समुद्रगुप्त हो गए एंशियंट इंडिया में। आप मिडिवल में बात कर लीजिए अकबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में, तो इनके पास काफ़ी बड़ी टेरिटरी थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो कॉन्सेप्ट था नेशन का, नेशनल आइडेंटिटी का, इसका इमरजेंस नहीं होता है। तो यही चीज़ आप लिख दीजिए इंट्रोडक्शन में। जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसी से आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ठीक है, कि पीपल आइडेंटिफाइड देम सेल्व्स विद रीजन्स। देखिए, उसमें क्या था, जो एंशियंट इंडिया की बात करें या फिर मिडिवल, तो लोगों का जो जुड़ाव था
जो एसोसिएशन था वो उनके रीजन से ज़्यादा था, जैसे कि मराठा हो गए। ठीक है, तो बेसिकली बात क्या है कि नेशन की बात नहीं होती थी बल्कि रीजन की बात होती थी। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी। लेकिन 19th सेंचुरी में ये जो कॉन्सेप्ट है नेशन का, इसका इमरजेंस होता है और इसके काफ़ी सारे कारण थे। अब वो आप वन बाय वन बता दीजिए कि क्या इसके डिफरेंट कारण थे, कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इस कॉन्सेप्ट का इमरजेंस होता है। अब देखिए कंटेंट, ये सब कंटेंट आपको कहाँ पे मिलेगा? स्पेक्ट्रम, सिंगल सोर्स है, उसको अच्छे से पढ़िए। ये सारे जितने भी पॉइंट अब मैं आपको बताऊंगा ये सब आपको आराम से स्पेक्ट्रम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की, 19th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं कि किस वजह से ये जो कॉन्सेप्ट था नेशन वाला इसका इमरजेंस होता है, तो उसके काफ़ी सारे फैक्टर्स थे। जैसे कि नंबर 1 इज इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। देखिए आपने पढ़ा होगा राजा राममोहन राय के बारे में, ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में पढ़ा होगा, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा होगा। इन्होंने क्या किया थे? काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए थे, जैसे कि अबोलिशन ऑफ सती, विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है, और जो इंडिया का पास्ट था कि इंडिया ने कितना अचीव किया था साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आर्ट में, आर्किटेक्चर में। ठीक है, इन सब फील्ड में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था वो लोगों को बताया, तो लोगों को प्राउड फील हुआ कि यार हमारा पास्ट काफ़ी अच्छा था। और जो ब्रिटिश थे वो लोग क्या बोलते थे कि आपका पास्ट एकदम बेकार था। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? रूइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाय द ब्रिटिश। देखिए भले ही हमारे हैंडीक्राफ्ट हो, भले ही हमारा एग्रीकल्चर हो, सबको बर्बाद कर दिया था ब्रिटिश लोगों ने। काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था जब हम बात करते हैं हमारे क्रैश कोर्स की जो हमने लिया था प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी कि किस तरह से जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया था। भले ही आप लैंड रेवेन्यू सिस्टम देख लीजिए, ठीक है, जो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर था उसको पूरा बर्बाद कर दिया था। तो इससे लोग काफ़ी परेशान थे, काफ़ी नाराज भी थे। ठीक है, और फिर यूनाइटेड होते हैं कि हमको रजिस्ट करना है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। देन यूनिफाइड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ब्रिटिश लोगों के पहले क्या होता था कि रिलीजन के बेसिस पे लॉज बनाए जाते थे, लेकिन अब क्या होने लगा, एक यूनिफाइड सिस्टम हो गया था। भले ही आप जुडिशरी की बात करिए, पुलिस की बात करिए, सिविल सर्विस की आप बात करिए, तो पूरे इंडिया में एक ही तरह का सिस्टम लागू था। तो इससे लोग यूनिफाइड हुए थे, उनके बीच में यूनिफिकेशन हमको देखने को मिलता है। और क्या पॉइंट हो सकता है? इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री। देखिए हर रीजन आइसोलेटेड नहीं था बल्कि उनमें इंटीग्रेशन हो गया था। अगर किसी एक एरिया में फेमाइन होती है या वहाँ की क्रॉप्स फेल हो जाती हैं तो उसका इफेक्ट पूरे एरिया पे पड़ता था, पूरे नेशन पे पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस का राइज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी लोग यूनिफाइड होते हैं, यूनिफिकेशन होता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन आप बात कर सकते हैं ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन की। देखिए ब्रिटिश लोग अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहे थे, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ उन्होंने यूज़ की थी, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया। तो इससे क्या था कि जो रीजनल पावर्स थी वो काफ़ी नाराज़ थी। और फिर हमने देखा था कि इनका कल्मिनेशन क्या होता है, 1857 की रिवोल्ट। और तब हम कहते थे कि भाई सब लोग यूनिफाइड हो गए हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ा जो चंक है, जो पोर्शन है, वो यूनिफाइड हुआ है। ठीक है, और क्या बता सकते हो? रोल ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। देखिए रेलवे, ठीक है, टेलीग्राफ, देन पोस्ट, इन सब ने क्या काम किया था कि जो रिमोट एरिया थे, जो दूर दूर वाले एरिया थे, उनके बीच में इंटीग्रेशन लाने की कोशिश की थी। तो अब एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। देन रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। देखिए जो नेशनलिस्ट आइडियाज़ हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने के लिए प्रेस एंड लिटरेचर ने काफ़ी अहम योगदान दिया था, उनका काफ़ी क्रूशियल रोल माना जाता है। ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। देन न्यू एजुकेशन सिस्टम। देखिए ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, एक नया सिस्टम लेके आए थे। फोकस क्या था? वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट, इक्वलिटी, जस्टिस, ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट थे, ये जो मॉडर्न आइडियाज़ थे, ये लोगों के बीच में जा रहे थे। और जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे वर्ल्ड में, जैसे कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इन सबको लोगों को पता चला कि भाई क्या क्या चल रहा है वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। देन आप बता सकते हैं
कंटेम्प्रेरी मूवमेंट, ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि वर्ल्ड में जो चीज़ हो रही थी वो सब लोगों को पता चल रही थी। देन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो ब्रिटिश लोग थे उनका क्या मानना था कि जो हमारी रेस है, जो हमारी नस्ल है वो सुपीरियर है, ठीक है, और इसलिए जो इंडियन लोग थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। भले यहाँ पुलिस की बात करें तो जो हायर लेवल पे इंडियन लोग नहीं होंगे, जुडिशरी में भी हायर लेवल पे इंडियन लोग नहीं होंगे, आर्मी में भी इंडियन लोग नहीं होंगे हायर लेवल पे, तो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो ये भी एक फैक्टर था लोगों के यूनिफिकेशन का। देन और क्या आप लिख सकते हो, राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनती है, 1885 में, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे। देखिए 15 मार्कर है, ज़्यादा पार्ट्स नहीं पूछे गए हैं, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके ज़्यादा होने चाहिए ताकि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलें। तो ये मेन डिमांड थी इस क्वेश्चन की। इसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। देखिए किस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो कि देखिए इन सब फैक्टर्स की वजह से जो मासेस थे उनमें एक यूनिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, और फिर इसके बाद उसका रिजल्ट क्या होता है, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा एक कंक्लूजन होगा। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो अवेकनिंग हुई थी, ये जो चेतना जगी थी, इससे हुआ क्या कि जो सेवरल रीजनल पार्टीज थी वो भी इंटीग्रेट होती हैं, और फिर क्या बनती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने इस फ्रीडम मूवमेंट को लीड किया था। तो इससे भी आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ही कंक्लूजन अच्छे होंगे, जो आपकी इच्छा हो, या फिर इसके अलावा भी किसी और तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, GS 1 से, एक 10 मार्कर है, आपको 150 वर्ड्स में इसको अटेम्प्ट करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉल्केनिक विंटर which was recently in news, explain it with suitable examples along with its effect। अब देखिए क्वेश्चन एकदम साफ साफ पूछा गया है कि वॉल्केनिक विंटर क्या होती है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ये क्यों न्यूज़ में था ये भी आपको बताना है, देन आपको इसके एग्जाम्पल देने हैं, और सबसे एंड में आपको इसके इफेक्ट बताने हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद क्या होगा, आप बता दीजिए कि ये क्यों न्यूज़ में था, फिर इसके एग्जाम्पल बता दो, और फिर इसके इफेक्ट बता दो, और फिर आपको कंक्लूड करना होगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी या शीत ऋतु। अब देखिए अगर आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इस कीवर्ड से थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। वॉल्केनिक विंटर मतलब विंटर मीन्स टेम्परेचर कम हो रहा है, और किसकी वजह से हो रहा है, एक वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से टेम्परेचर में आपको डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा वाइल्ड गेस यहाँ पे मार सकते हो। तो ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट्स हो गए। अब वन बाय वन इनको एड्रेस कर लेते हैं। देखिए जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है तो आप एक्सप्लेन कर दो कि वॉल्केनिक विंटर क्या होता है। देखिए वॉल्केनिक विंटर इज ए ड्रामेटिक ड्रॉप इन टेम्परेचर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन। तो देखिए यहाँ पे कीवर्ड क्या है कि मैसिव इरप्शन होगा, और उसकी वजह से ड्रामेटिक ड्रॉप आपको टेम्परेचर में देखने को मिलेगा, मतलब तापमान कम हो जाएगा। इसको कहा जाता है वॉल्केनिक विंटर। अब देखिए होता किस तरह से ये भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। देखिए जब कोई वॉल्केनो का इरप्शन होता है तो उसमें क्या चीज़ें इरप्ट होती हैं, कुछ एशेज होंगी, कुछ गैसेज होंगी, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो गैसेज हैं, ये जो ऐश है, ये कहाँ पहुँचेगी, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। और फिर क्या होता है, वहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये क्लाउड क्या करता है कि जो सोलर एनर्जी आ रही है उसको प्रिवेंट करता है, वो एनर्जी अर्थ की सरफेस पे नहीं पहुँच पाती है। इस वजह से हमको टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको ये भी चीज़ समझनी होगी कि जो सल्फर के एरोसोल्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सोलर रेडिएशन, जो इनकमिंग रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रोपोस्फियर होता है वहाँ पे हमको काफ़ी कूल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, टेम्परेचर वहाँ पे कम हो जाता है। अब देखिए ये जो चीज़ आपने बताई है ना, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा एक डायग्राम से। ये क्वेश्चन की डिमांड है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे, तो डायग्राम बनाना मस्ट है, ठीक है। और जो चीज़ हमने एक्सप्लेन की है वही यहाँ पे बता रखी है, आप आराम से इसको समझ जाएंगे।
अब क्या पूछा गया इसके एग्जाम्पल। देखिए, हर वोल्केनो इरप्शन वोल्केनिक विंटर नहीं होता है, क्योंकि कीवर्ड क्या था, ड्रामेटिक एंड मैसिव। तो हिस्ट्री में अगर हम देखें तो कुछ एग्जाम्पल हमको मिलते हैं, जैसे कि 1991 में माउंट पिनाटुबो फिलीपींस, ठीक है, और इससे जो वर्ल्ड का क्लाइमेट था वो 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कूल हो गया था 2-3 सालों के लिए। उससे पहले भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि 19th सेंचुरी में क्राकाटोवा इरप्शन हुआ था, 16th सेंचुरी में लाकी इरप्शन था, ठीक है, 17th सेंचुरी में माउंट तंबोरा था। अब देखिए, ये आपको याद नहीं होंगे, लेकिन ये कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसको आप याद कर लीजिए, अगर क्वेश्चन आए तब आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब ये रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि रिसेंटली ऐसा रिपोर्ट किया गया था कि यूएसए में जो येलोस्टोन सुपर वोल्केनो है उसका इरप्शन हो सकता है, ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो जो वर्ल्ड है वो डीप फ्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है, ठीक है, इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में थी। और इससे होगा क्या, वोल्केनिक विंटर जैसी सिचुएशन आ जाएगी, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिले, ठीक है, तो इस वजह से न्यूज़ में था। अब क्या पूछा गया है कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहला इफेक्ट तो क्या होगा, ऐश क्लाउड, क्योंकि इरप्शन हो रहा है तो जो एशेज हैं वो एज ए क्लाउड फॉर्मेशन उसका हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि जो एयर ट्रैफिक है उसमें डिस्ट्रप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी कम हो जा रहा है तो उसका इफेक्ट होगा वेदर पैटर्न्स पे, ठीक है। मरीन जो बायोलॉजी है, क्योंकि अब जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है, सरफेस टेम्परेचर अब कम हो जाएगा, ठीक है, तो उस पर भी इफेक्ट होगा। तो ये दोनों पॉइंट आप लिख सकते हैं। देन स्ट्रेटोस्फीयर वार्मिंग, देखिए क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में क्या हो रहा है, क्लाउड बन जा रहा है और जो इनकमिंग सोलर एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इससे क्या होगा, वहाँ के जो एरिया होगा वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाएगा और इससे जो वेदर पैटर्न्स है उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। देन ओजोन डिप्लीशन, देखिए इस इरप्शन में साथ में ब्रोमीन एरोसोल हो गए, ठीक है, इनका भी क्लोरीन एरोसोल हो गए, इनका भी इरप्शन होता है और इससे होगा क्या कि जो ओजोन लेयर है ये उसको डिप्लीट करते हैं। देन एसिड रेन, देखिए यहाँ पे सल्फर के एरोसोल्स हैं, तो सल्फर के एरोसोल्स वाटर के साथ मिलके क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और उससे एसिड रेन वगैरह हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन एक इम्पॉर्टेंट की टर्म होती है पॉपुलेशन बॉटलनेक। देखिए कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि इस तरह के जो इवेंट होते हैं वोल्केनिक विंटर, इससे क्या होता है, पॉपुलेशन बॉटलनेक जैसे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, शार्प डिक्रीज इन स्पीसीज पॉपुलेशन, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है किसमें, प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब क्या पूछा गया है, कंक्लूजन जो आपको करना होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप कंक्लूड न भी करो तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि क्या लिखोगे कंक्लूजन में, अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो छोड़ दीजिए, आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप सोच पा रहे हैं तो लिख दीजिए, जैसे कि देखिए आप लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया है कि दिस टाइप ऑफ इवेंट्स सच एज वॉल्केनिक विंटर दे अफेक्ट्स द होल वर्ल्ड। सो हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए कि इनकी प्रॉपर साइंटिफिक स्टडीज़ वगैरह होनी चाहिए ताकि हम इनको अच्छे से समझ सकें, इनका किस तरह से इफेक्ट होता है उसको समझ सकें और उसके हिसाब से बेटर प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, न भी करेंगे तो चलेगा। तो देखिए ये दोनों ही क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जहाँ पे हम आंसर शीट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इन्होंने शुरुआत की है कि 19th सेंचुरी विटनेस नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग इंडियंस, British policy of suppression of all Indian classes gave rise to dissatisfaction among masses which led to nationalism। अब देखिए ये जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा अच्छा हो सकता था, हालांकि ये भी ठीक है लेकिन इसको और अच्छा बनाया जा सकता था। जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का उसको आपको यहाँ पे एड्रेस करना चाहिए था। देन आपने क्या किया है, वरियस ब्रिटिश पॉलिसीज विच लेड टू नेशनल आइडेंटिटी एंड नेशनल कॉन्शियसनेस।
अब देखिए वो पार्ट आपने मिस कर दिया है, आपने ये बताया ही नहीं है कि पास्ट में क्या हुआ है, तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसकी डिमांड क्या है, क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके एक बार आइडेंटिफाई कर लो और फिर उसके बाद उसको एड्रेस आपको करना चाहिए। आपने पहला पॉइंट लिखा है र्यून ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये सही पॉइंट है। देन आपने क्या लिखा है, इंडियन सीन इन 19th सेंचुरी, द डिसकंटेंट स्प्रेड टू ऑल सेक्शंस, बैकवर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिफरेंट लैंग्वेजेस, लैक ऑफ एजुकेशन लेड टू जनरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अमंग पीपल। अब देखो ये पॉइंट गलत है, यहाँ पे आपने सब चीज़ें गलत लिखी है और इस तरह की मिस्टेक आपको नहीं करनी है। देखिए बैकवर्ड मीन्स नहीं थे, बल्कि वो इम्प्रूव हो रहे थे। रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, ये सब आपको देखने को मिलता है। डिफरेंट लैंग्वेजेस, देखिए ऐसा नहीं था, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज अब आ रही थी तो इंग्लिश ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कि जो डिफरेंट एरिया हैं वहाँ के लोग आपस में बात कर सकते थे, क्योंकि पहले लैंग्वेज डिफरेंट होती थी तो समझना मुश्किल होता था, लेकिन अब इंग्लिश है तो लोग समझ पाते थे। ठीक है, देन लैक ऑफ एजुकेशन, देखिए ये भी गलत है, ठीक इसका उल्टा था, तो ये पॉइंट आपने गलत लिखा है। फिर आपने बताया इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, ये सही पॉइंट है। कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये भी सही है। आप पोस्ट टेलीग्राफ की बात कर रहे हो तो देखिए आप खुद ही ना अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, जो सेकंड पॉइंट है वो एकदम उल्टा है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। देन आपने फिर से हेडिंग डाली है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू नेशनल कॉन्शियसनेस। देखिए क्या मतलब इसको लिखने का, ऑलरेडी आपने हेडिंग डाल दी है तो दोबारा क्यों लिख रहे हो, आपको उसी के आगे कंटिन्यू करना चाहिए। प्रिंटिंग प्रेस सही है। न्यू एजुकेशन सिस्टम, इसमें आपने क्या लिखा है, द आइडिया बिहाइंड इट्स इंट्रोडक्शन वॉज अ क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड। अब देखो इसका मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है, आपको ये बताना चाहिए था कि जो नए कॉन्सेप्ट थे इक्वलिटी वाले, ठीक है, वो हमको सीखने को मिले थे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए थी। ठीक है, ये कंटेंट इस क्वेश्चन के लायक नहीं है, ये जो आपने लिखा ना अ क्लास ऑफ पर्सन, ये वाला। इसके बाद ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, सही बात है। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, देखिए केवल पॉलिटिकली नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, ये सब आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। देन सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सही बात है। देन प्रेस एंड न्यूज़पेपर, देखो आपने पहले भी लिखा था ना प्रेस, तो आप क्यों रिपीट कर रहे हो, यहाँ पे आपने लिखा है प्रिंटिंग प्रेस, तो आप मर्ज कर दो, अलग अलग पॉइंट मत बनाइए। देन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी सही पॉइंट है। अब इसके बाद आपने कंक्लूड किया है कि इन 19th सेंचुरी देयर वर वेरियस फैक्टर्स दैट डेवलप्ड फीलिंग ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग इंडियंस एंड दीज फैक्टर्स वर एब्सेंट इन प्रीवियस सेंचुरीज। अब देखो ये कंक्लूजन ठीक है, लेकिन और अच्छा हो सकता था। थोड़ा फ्यूचर में किस तरह से इन फैक्टर्स ने रोल प्ले किया, अगर आप ये बता देते तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता। ठीक है, और देखिए क्योंकि आपने प्रीवियस सेंचुरी को एक्सप्लेन किया ही नहीं है, तो यहाँ पे लिखने का क्या मतलब है। ठीक है, तो इस थोड़ा सा ना आपको स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वॉल्केनिक विंटर, आपने इसको एक्सप्लेन किया है, रिडक्शन इन ग्लोबल टेम्परेचर कॉज्ड बाय वॉल्केनिक ऐश एंड सल्फर एरोसोल्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन सही है, लेकिन वो कीवर्ड्स होने चाहिए, मैसिव इरप्शन होता है, ड्रास्टिक रिडक्शन होता है, वो चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए थी। उसके बाद आपने बताया कि जो सल्फर एरोसोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्सॉर्ब करते हैं, ये पॉइंट सही है। अब देखो यहाँ पे आपने डायग्राम नहीं बनाया है, तो वो चीज़ एक कमी है जो आपको बनाना चाहिए था यहाँ पे। फिर आपने क्या किया है, देयर इज एविडेंस दैट वॉल्केनिक विंटर हैव अकर्ड सेवरल टाइम्स थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री विथ चेंजिंग अ डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। देखो इतना एक्सप्लेन मत करो, एक 10 मार्कर है, डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे देने चाहिए थे। इससे क्या होगा, आपका स्पेस काफ़ी यूटिलाइज हो जाएगा, तो ऐसा मत करो। ठीक है, डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल्स देने चाहिए। आपने क्या बोला है, इंडोनेशिया माउंट सिनाबर्ग। अब देखो बात होती है ड्रास्टिक चेंज की, तो आपको वैसे ही एग्जाम्पल देने चाहिए जहाँ पे ऐसा हुआ है, और ऐसे एग्जाम्पल हमको हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। तो ये एग्जाम्पल प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है, थोड़ा सा ना आप एक बार भले नेट पे सर्च मार लेना। ठीक है, हिस्टोरिकल इरप्शंस इस कैटेगरी में आते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देनी चाहिए। फिर आपने ये नहीं बताया है कि ये न्यूज़ में क्यों था, जो येलो स्टोन वाला वोल्केनो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था। देन आपने बताया इसके इफेक्ट क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव क्या है कि एक तो टेम्परेचर कम हो जाता है, सॉइल वगैरह फॉर्म होती है,
ग्लोबल वार्मिंग स्लो डाउन हो जाएगी। एंड निगेटिव में क्या बताया है, ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है। फर्स्ट पॉइंट, ओजोन साइकिल को डिस्टर्ब कर देगा। तो देखो रिपीट मत करो, बात एक ही है तो एक ही पॉइंट लिखो। फिर आपने बताया मॉनसून सर्कुलेशन पे इसका इफेक्ट होता है। तो देखो काफ़ी सारे पॉइंट आपने छोड़ दिए हैं, तो ऐसा मत करो। कंटेंट ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है, एक बार उसको रिवाइज कर लेना। कंक्लूजन आपने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है, ज्योग्राफी में ऐसा चल सकता है। लेकिन देखिए जहाँ तक पॉसिबल है कोशिश कीजिए कि कंक्लूड कर दो, भले ही एक लाइन लिख दो, ठीक है। तो कोशिश करिए कि कंक्लूजन होना चाहिए। तो क्या ऑब्जर्वेशन है कि आपको ना जो सारे पार्ट्स हैं उनको एड्रेस करना होगा, डायग्राम बनाना होगा, थोड़ा कंटेंट को आपको एनरिच करना होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो हमारा सेशन है इसको हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इनिशिएटिव से जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।